चलिए, तो कल की क्लास को कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। कल मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ाया था। आज उसके कुछ अलग से कुछ और कंसेप्ट को सीखेंगे, जैसा कि सवाल आप देख रहे हैं। तो कल की क्लास को एक बात के लिए मैं थोड़ा सा समराइज आपके सामने करना चाहूँगा, कंक्लूजन एक्चुअल में निकालना चाहूँगा, और उस कंक्लूजन को आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। आइए 5 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं पूरी क्लास। कल की जो क्लास थी, तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ बोर्ड की ओर, ज़रा ध्यान से समझना आज की क्लास को। देखो जरा, हम पढ़ रहे थे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने आपको कुछ बेसिक समझाया था और मैंने बताया था कि फार्मूले कैसे बन रहे हैं, वो सारी बातें हम लोग चर्चा कर रहे थे। आइए थोड़ा सा जल्दी से समराइज करते हैं सारी बात को। और देखो, मुद्दे की बात ये थी कि हमने देखा कि जब हम एक रेशियो की बात कर रहे थे, ठीक है ना, एक रेशियो की बात कर रहे थे। लाइक अगर मैं यहां पर एरिया लिखता हूं, सही है, एरिया हो गया, साइड हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये टॉपिक ही है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। तो साइड यानी भुजा हो गई, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। पेरीमीटर, परिमाप हो गया। आगे मैंने बात की थी इसमें साइड एरिया, एरिया साइड पेरीमीटर यानी परिमाप। उसके बाद मैंने बात की थी हाइट यानी त्रिभुज की ऊंचाई। फिर मैंने आपसे समझाया था कि इन रेडियस, समबाहु त्रिभुज की इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, और फिर हमने बात की थी सरकम रेडियस। सही है। और एक चीज ध्यान से समझिएगा यहां पर, तो यही सारे टर्म होते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल या किसी भी ट्राइंगल का हम एरिया की बात करें तो यही सारे टर्म होते हैं, ठीक है। तो इन टर्म पे आप समझ गए, ये हिंदी में लिखूं मैं, ये आप समझ जाओगे कि इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या और सरकम रेडियस मतलब बाह्य त्रिज्या, ठीक है ना। अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, देखो ये ऊंचाई हो गई, ये परिमाप हो गया, ये भुजा हो गई, ये क्षेत्रफल हो गया। हमने एक रेशियो देखा था कि जब हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे थे, अगर मैं इन रेडियस को 1 कह देता हूं तो सरकम रेडियस 2 हो जाती है। समबाहु त्रिभुज के अंदर ऐसा होता है क्या? आप कहेंगे जी यस सर, बिल्कुल होता है। तो 1 और 2 हाइट क्या हो जाती थी? 3 हो जाती थी। तो परिमाप, साइड की बात कर लें, साइड क्या हो जाता था? 2√3 हो जाता था। फिर अगर मैं कहूँ पेरीमीटर क्या हो जाता तो इसका 6√3 हो जाता, 3 गुना, ठीक है। एक भुजा 2√3, तो 3 गुना परिमाप हो गया। फिर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो ये 3√3 हो जाएगा। इसकी भी बात मैं यही कर दूं क्योंकि मैंने कल आपको 2 तरीके से बताया था, ठीक है ना। आप उसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा और क्लियरिटी इसमें मैं एक बार दे दूं बच्चों को और समराइज कर दूं पूरी बात को, तो ज़्यादा सही हो जाएगा। 3√3, ठीक है ना। जैसे कि आपके सामने भुजा 2√3 है, अगर आप इसका एक ट्राइंगल बनाना चाहें, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² होता है। अगर मैं इसकी जगह पर 2 का स्क्वायर 4 करता हूं और √3 का स्क्वायर 3 करता हूं तो 4 गुणा 3 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 3√3। इसके अनुसार मैंने ये भुजा अगर 2√3 है तो एरिया 3√3 हो गया। अब अगर आप इस चीज को दिमाग में रखते हो, इस रेशियो को दिमाग में रखते हो और इस ट्राइंगल को दिमाग में रखते हो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, इसकी अंतः त्रिज्या यानी अंतः वृत्त की त्रिज्या अगर 1 है तो उसकी सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या, परित्रिज्या यानी यहां से लेकर यहां तक ये 2 हो जाएगी, ऊंचाई पूरी 3 हो जाएगी, भुजा 2√3 हो जाएगी, परिमाप 6√3, पेरीमीटर 6√3 हो जाएगा और एरिया 3√3 हो जाएगा। अगर आप इस चीज को दिमाग में रखते हो तो आपको फार्मूले के झंझट से यहां पर छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। फार्मूले बेसिकली वो याद होने चाहिए, वो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि अगर हम फार्मूले में के वेरिएबल्स के टर्म में पढ़ते हैं तो मैंने यही बताया था कि जब वेरिएबल्स के टर्म में आप किसी चीज़ को याद रखते हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो और रेशियो के टर्म में आपको तुरंत याद हो जाता है। तो ये ट्राइंगल, जैसे आप ट्रिपलेट के बारे में पढ़ते थे ना, मैंने समझाया, जैसे पहले भी मैं समझा चुका हूँ ट्रिपलेट के बारे में, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट याद रखते थे, तो आप समकोण त्रिभुज, इस समबाहु त्रिभुज में आप ये क्यों नहीं याद रख सकते हो? ये छोटी सी बात है। तो जिस प्रकार आप राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज के अंदर ट्रिपलेट्स को याद रखते थे, तो एक मैंने
रेशियो और बता दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। अगर आप इसको अपने दिमाग में छाप लें तो ये चीज़ें आसान हैं, और आप इसी तरीके से देखें तो आपको फार्मूले के से निपटारा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो मैंने वही चीज़ बताई। अब मैंने आपसे सामने एक सवाल बोलूं, आप उसका उत्तर बोलना। इससे कैसे लिंक करेंगे, सबका जो है एक ही तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 144√3 दिया गया। बात को समझना, 144√3 दिया गया है, और मैं आपसे जानना चाहूं कि इसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड क्या होगी। आपके पास फार्मूला है, फार्मूले के अंदर वैल्यू रखो तो बात बन जाएगी, लेकिन इस रेशियो से कैसे कनेक्ट करेंगे मैं वो समझा रहा हूं, तो उसको समझ लो एक बार के लिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आज की क्लास को। देखो जरा, मैंने कहा ये इसका कितना गुना है, तो आपने कहा कि 3√3 का ये कितना गुना है, तो आपने कहा √3 से √3 कट जाएगा, इसको काटूंगा तो 48 बार कटेगा, 48 बार। सही है। अगर देखो 48 बार कटा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, बस इतनी सी बात याद रखिएगा, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पेरीमीटर से हाइट निकालूं, हाइट से रेडियस निकालूं, सर्कम रेडियस से रेडियस निकालूं, हाइट से साइड निकालूं, तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना। जितना अगर मैं इन रेडियस को बढ़ाऊंगा उसी रेस्पेक्ट में उतना ही गुना आपके सर्कम रेडियस बढ़ जाएगी, और उतना ही गुना आपकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, और उतना ही गुना आपकी पेरीमीटर बढ़ जाएगी, और उतना ही गुना जितना आप एक में बढ़ाएंगे उतना ही गुना बाकी चीजों में बढ़ जाएगा। ये येलो लाइन में जितने भी टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप मान लीजिए हाइट में कुछ बढ़ा रहे हो, कुछ गुना बढ़ा रहे हो, दुगुना कर रहे हो, 4 गुना कर रहे हो, 3.5 गुना कर रहे हो, 1.5 गुना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जितना गुना कर रहे हो उसका वर्ग आप क्षेत्रफल में बढ़ाएंगे। कहने का मतलब जब आप येलो लाइन से क्रॉस होकर इस पिंक लाइन पे चलेंगे, यानी एरिया की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको जितने भी टाइम्स होता है उसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। सही है। और अगर आप यहां से उल्टा दौड़ना चाहेंगे, यानी इस जगह से एरिया से अगर आप इसमें कहीं पे भी जाना चाहेंगे, ठीक है, तो आपको जितने गुना हो रहा था, मान लीजिए एरिया देकर ये आपसे पूछा जाए तो जितना हो रहा था, जितना गुना हो रहा था उसका अंडर रूट कर देंगे। ये बात आपको कैसे अप्लाई करनी है, 1-2 सवाल से मैं समझाता हूं, तो ये बात अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। इस तरीके से मैं समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं, और ये मैंने एक रेशियो आपके सामने लिख दिया है। इस रेशियो को अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, बार बार करेंगे, सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब चीज़ दिमाग में याद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो चीज़ मैंने बताई इसको कैसे अप्लाई करना है, तो देखो जरा, देखो अभी मैंने एक बात समझाई कि भाई साहब आपको ये देखना है कि एरिया मैंने कहा कि 144√3 दिया गया है, तो मैंने कहा ये कितना गुना है, आपने कहा 48 गुना है, ठीक है। अब आप मुझसे अगर मैं पूछूं कि ऐसे ट्राइंगल का इन रेडियस क्या होगा, इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या क्या होगी, क्षेत्रफल देके अंतः त्रिज्या पूछ ले, अब आप क्या करोगे। अगर आप फार्मूले को जानते हो ना, तो आप 2 बार फार्मूले को अप्लाई करोगे, लेकिन अगर इस तरह से करोगे और कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप मजबूत होगे तो ये सवाल आप लोग विजुलाइज करके खत्म कर दोगे। छोटी सी कैलकुलेशन है, जैसे कि अगर बात ये है, अगर देखो अब मुझे एरिया दिया गया था, मुझे इन रेडियस पूछी गई है, तो मुझे क्या करना, जब मैं इधर से इस लाइन पे किसी भी इस एरिया से इसमें किसी भी टर्म को निकालना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका जितना गुना हो रहा था उसका अंडर रूट कर दूंगा। तो जैसे √48 को आप समझ सकते हो 16 गुणा 4, ये आपको थोड़ा सा तेजी से देखना पड़ेगा। तो ये रूट के बाहर 16 गुणा 3, रूट के बाहर कितना हो जाएगा, 4√3। मेरी बात समझे, तो वर्गमूल 4√3। आपके पास इन रेडियस कितनी है, 1, आप 1 में 4√3 का गुणा कर देंगे, आपके पास आपका जवाब आ चुका है, और आपने कहा कि मेरा जो इन रेडियस है वो 4√3 है। मेरी बात समझे, तो ये एक गोल्डन रेशियो हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का गोल्डन रेशियो, आपने कॉपी पर हेडिंग डालना, गोल्डन रेशियो ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये पूरी बात को लिख देना, ठीक है, इस पूरी बात को लिख देना अपनी कॉपी पर। इस बात को समझ पा रहे हो। अब जब ये चीज आप समझ गए, ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई साहब एक काम करो, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैं कहूं कि एरिया देकर मुझसे अगर पूछ ले कि भाई हाइट क्या है, तो एक एकदम दिमाग में क्लिक करेगा कि भाई 48 हो रहा है जी, 2√3 गुना 4√3 गुना हो रहा है। मुझसे कहा हाइट क्या है, तो हाइट में मैं 3 गुणा 4√3 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12√3, ये इसकी ऊंचाई होगी। मुझसे पूछा जाए कि भुजा क्या है, साइड क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये जो 4√3 आया, इसका मैं इसमें गुणा कर दूंगा,
तो मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 का 2 से गुणा करने पर 8 आ जाएगा, √3 का √3 से गुणा करने पर 3 आ जाएगा, और 8 गुणा 3 करूंगा तो मेरे पास 24 आ जाएगा। अब मेरी बात समझे, मुझसे कहा जाए कि भाई साहब क्षेत्रफल दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालें, तो एक ये मैंने पकड़ लिया कि भाई कितने गुना हो रहा है, तो मैंने उसी गुने का मल्टीप्लाई किया, 6 में 4√3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 गुणा 4 24, √3 गुणा √3 3, और 3 गुणा 4 हो जाएगा 72। ठीक है, मेरी बात समझे। मुझसे पूछा जाए कि सरकम रेडियस क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू मैं जान चुका हूं, कितने गुना है, 4√3 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8√3। ये मेरा आंसर। मेरी बात समझे। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को विजुलाइज करके खत्म करना है। ये कैलकुलेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए। ये पूरी कल की क्लास का सार था। मैंने कल बहुत सारी बेसिक चीजें आपको सिखाई और मैंने दिखाया कि इस तरह से देखना चाहिए। वो पूरे लेक्चर को जरूर देखिएगा। और अब मैं आज की क्लास की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है, गोल्डन रेशियो ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का गोल्डन रेशियो। याद रखिए इस चीज को, समबाहु त्रिभुज की फार्मूले, क्योंकि देखो जब एरिया दिया जाएगा तो एक आदत होती है हमको, ये हम लिखेंगे जरूर 3/4 गुणा a², फिर इन रेडियस पूछेगा, इन रेडियस का फार्मूला लगाएंगे जरूर, ये अंतः त्रिज्या का फार्मूला यहाँ वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा। तो इन दोनों फार्मूले से अगर आप फार्मूले के टर्म में याद रखते हैं तो आपको ये लिखना पड़ता है, अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। यही एज है बाकी के लोगों से आपको आगे निकालती है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इसमें से कुछ भी दे दूं, कुछ भी, कोई भी सवाल, जैसे कि मैं 1-2 सवाल आप लोगों से के सामने रखता हूं यहां पर, देखो जरा जल्दी से इस पे थोड़ा सा इसको पार्ट को फिनिश करेंगे, ठीक है। और आइए, कहाँ गया आज का, एक PDF इस पे खुल गया नोट पर। चलो एक काम करो, इसको तो गायब करो पहले, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो छोड़ो, मैं ऐसे ही समझाता हूँ आपको। मैं कुछ सवाल आपके सामने बोलना चाह रहा था, कल भी मैंने बताया था। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है, चलो यहीं पे देखते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहाँ गया, हाँ। अब बात यह है साहब कि मान लीजिए कि जैसे ये मुझसे सवाल, 1-2 सवाल से देखो कैसे इस्तेमाल करना है। ये रेशियो आपको पता है, वो रेशियो दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अब बात है कि जैसे ये कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10, ये छोड़ो उसको, आसान सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया आपको दिया गया है, एरिया आपको दिया गया कितना है, 9√3। ये सभी आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है, 9√3। और उसकी माध्यिका पूछी गई है, मीडियन पूछा गया, क्या पूछा गया है, माध्यिका पूछी गई है, ठीक है। कैसे सोचना है, कैसे सोचना है, हम जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर जो माध्यिका होती है वो ऊंचाई भी होती है, ये हम जानते हैं। और इन दोनों में बेसिक रिलेशन भी हम जानते हैं कि एरिया 3√3, ये अपने लिखना नहीं है, अपने दिमाग में चलाना है, ये 3 होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने कहा भाई साहब ये कितना गुना है, इस दिमाग में सोचा तो आपके दिमाग में आएगा ये 3 गुना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब एरिया से मीडियन पर जाऊंगा तो √3 गुना करूंगा ना भाई, सही है। तो मीडियन क्या होने चाहिए, इसमें √3 का गुणा कर दूंगा और ये मेरा मीडियन है। ऐसे सोचना है, मेरी बात समझ पा रहे हो, इस तरीके से काम करना है। और ऐसे जब सोचोगे तो आपका पेपर वर्क होगा, पेपर वर्क नहीं होगा और आपका ब्रेन में चीजें चलेंगी, ठीक है। देखिए जरा, और थोड़ा सा आपको 1-2 चीज में मैं करा देता हूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाए इस पे। अरे क्या खुल गया यार, चलो
अब जैसे ये कहा जाए, देखो जरा एक क्वेश्चन इस प्रकार, एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया आपकी बार एरिया दिया गया, मेरे साथ साथ करो तो ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। 4√3 दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है इसकी साइड क्या है। आपके पास फार्मूला होगा, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं फार्मूले की बात नहीं कर रहा। हमने तो आपको ये समझाया कि एरिया होता क्या है, तो वो 3√3 होता है, ये रेशियो जो गोल्डन रेशियो मैंने बताया, और इसके लिए क्या होता है, ये होता है 2√3। अब मैंने कहा ये कितना गुना है, तो आप सभी देख रहे हो कि ये कितना गुना है, तो √3 से √3 करेगा, 4/√3 गुना है। कितना गुना है, जब इसे डिवाइड लगाओगे आप सोच सकते हो √3 से √3 कट जाएगा, 4/3, ये 4/3 गुना है, 4/3 गुना। जब मैं यहां से यहां मूव करूंगा तो 4/3 का मैं सोचूंगा दिमाग में स्क्वायर रूट, और ये मेरे पास आ जाएगा 2/√3। मुझे चिपका देना है 2/√3 इसके साथ, और ये मेरी साइड आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर 2/√3 मैं इसके साथ लिखता हूं, और ये मेरा आंसर आ गया। साइड मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। ये सारा खेल आपको अपने ब्रेन में सॉल्व करना है, ऐसा आपको प्रयास करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? आगे देखो, आपसे बोला गया एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 है। साइड आपको दी गई है 4√3, साइड आपको दी गई 4√3, और आपसे कहा गया इसकी ऊंचाई क्या होगी, हाइट आपसे पूछी गई है। एक समबाहु त्रिभुज की आपसे ऊंचाई पूछी गई है, सही है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो साइड होती है वो 2√3 है, और ऊंचाई होती है वो 3 है। ये रेशियो हम जानते हैं। हमने कहा कितना गुना है, आपने कहा 2 गुना है। साइड से हाइट में जाएंगे तो कुछ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, ये दुगुना, साइड दुगुनी हो रही है तो हाइट भी दुगुनी होगी। 2 का गुणा कर दीजिए, 6 सेंटीमीटर, ये इसकी साइड हो गई। बात समझ पा रहे हो अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये सारे बुक के क्वेश्चन है, ये मैं आपके असाइनमेंट पे अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन है। आ जाओ, तो अगर मैं पूछूं एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब की बार हाइट दी गई है, हाइट दी गई है 6√6, हाइट दी गई √6, ठीक है। क्षेत्रफल, एरिया चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं एरिया चाहिए ना, तो ये हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह, 3 है और एरिया होता है 3√3। कंपैरिजन किसका होगा भाई साहब, तो कंपैरिजन तो इसका होगा ना। अब ये इसका कितना गुना है, तो इसके लिए आपको पेन नहीं चलाना है, ऐसा आपको सोचना है। जैसे ये √3 गुणा √2 लिख सकता हूं, जब मैं 3 से इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो 3 से √3 से 3 कट जाएगा, मेरा आंसर आएगा 2/√3। अगर आपको ये चीज दिख रही है तो आप नहीं दिख रही तो आपको ये दिखनी चाहिए, ऐसा आप प्रयास करो, दिखेगी। मैंने कहा मेरा कितना गुना हो रहा है, √2/√3 गुना, चिपका दो। अच्छा ये एरिया, अब हाइट से एरिया में जाऊंगा तो इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2/3 हो जाएगा, और 2/3 मुझे यहां चिपका देना है। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 2√3। बात समझ पा रहे हो, खेल समझ पा रहे हो क्या हो रहा है ये, ठीक है। आगे देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, साइड दी गई है, साइड आपको दी गई है 6√3, और आपसे क्या पूछा गया है, रेडियस पूछा गया। क्या पूछा गया है, सरकम रेडियस। क्या पूछा गया, सरकम रेडियस। अगर आप सरकम रेडियस पूछा जा रहा है और ये आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जो चीज बताई उसको दिमाग में जरूर चलाना। तो साइड का जो हम जानते हैं वो 2√3 है, और सरकम रेडियस होता है 2, अभी हम जानते हैं। इसका गुणा देखा तो मैंने कहा गुणा हो रहा है साहब इसमें 3 का। अब आप इसको भी 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6, बात खत्म। क्योंकि साइड और सरकम रेडियस में कोई स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं करना, वो खेल एरिया के साथ होता है केवल। बाकी ये जितने भी यहां पे टर्म बताए हैं, ये साइड से पैरामीटर, हाइट, इसमें से कुछ भी देकर, और इन पांचों में कुछ भी पूछ रहे तो जितना गुना ये हो रहा है उतने गुना इनमें से कुछ भी हो जाएगा, सही है। लेकिन जब एरिया के केस में जाते हैं तो जब इधर से आप इधर बढ़ रहे हो तो आप स्क्वायर जितना गुना हो रहा है उसका वर्गमूल करके वर्ग करके यहां चिपकाओगे। एरिया जब दिया जाए और इनमें से पूछा जाए तो जितना गुना हो रहा है उसका वर्गमूल करके इसमें चिपका दोगे, वो वैल्यू आपका आंसर है। बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे की क्लास में स्टार्ट करूंगा आज की। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, आंकड़े आपको दिखाई देने लग जाएंगे। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे जो हैं
बहुत बेहतरीन काम करें, सभी लोगों से हमको आगे निकलना है, सभी फाइट्स जितनी भी है एसएससी सीजीएल की, उसको उस भीड़ में से हमको आगे निकलना है। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। आपकी जो समस्या है वो मेरे साथ रखें, मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की वाहिद त्रिज्या 4 और 3 है। आपसे पूछा कि क्षेत्रफल क्या होगा। अब अगर आप फार्मूला, अगर आप ये जो मैं कर रहा हूं ये नहीं जानोगे तो क्या करोगे, फार्मूला अप्लाई करोगे। मैं कह रहा हूं फार्मूला मत अप्लाई करो। वाहिद त्रिज्या 4 और 3 है। वाहिद त्रिज्या सरकम रेडियस 4 और 3 है। सरकम रेडियस 4 और 3 है। आपसे कहा गया इसका एरिया बताएं। आपसे कहा गया इसका एरिया बताएं। सरकम रेडियस वाहिद त्रिज्या हम जानते हैं कि ये 2 होता है और ये 3 रूट 3 होता है। हमने देखा कितना गुना है। ठीक है, क्योंकि सरकम रेडियस दिया है ना, आपसे एरिया पूछा गया। अब कितना गुना है तो आपने कहा भाई साहब डिवाइड लगाएंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 रूट 3 गुना है ये। सही है, तो मैंने कहा जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो मुझे इसका वर्ग सोचना पड़ेगा। वर्ग करूंगा तो 4 हो जाएगा, रूट 3 का वर्ग करूंगा 3 हो जाएगा, 4 गुणा 3 12, और 12 मैं यहां पे जब चिपका दूंगा इसके साथ तो मेरा आ जाएगा 36 रूट 3, और ये इसका एरिया है। मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अब आप फार्मूलेज को चक्कर में छोड़ देंगे। तो आप समझो कि जो पिछली क्लास मैंने समझाई मैंने बहुत कुछ बच्चे से सोचते हैं कि सर ज़्यादा बेसिक से बात करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं कि आपका ब्रेन थोड़ा सा उस तरीके से सोचने पे मजबूर हो। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है, ज़्यादा बोलना पड़ता है, लेकिन हर बच्चा ऐसी पकड़ बनाए गणित के ऊपर कि मज़ा आ जाए। सभी भीड़ से, जितने भी एसएससी की भीड़ है, सबसे आप आगे देखो सितारे की तरह बस। ठीक है ना, आगे देखो। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। ठीक है, ये क्या था, मैंने बताया कि गोल्डन रेशियो ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा कहीं पे। ठीक है, आइए ये चीज़ बता दी मैंने। अब मैं आगे की क्लास में आज की क्लास को कंटिन्यू करता हूं। तो ये पूरी कल की क्लास का एक सार था जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। ठीक है, ठीक, तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात है, कल मैंने ये भी बताया था कि साइड अगर 2 मान लो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एरिया पेरीमीटर क्या हो जाएंगे। ये सब बकवास चीज़ छोड़ दो। ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि मेरा वो सारी चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी था कि आप उससे भी तेज कर पाओ। ठीक है, और जब हम सीखने के प्रोसेस में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ज़रूर इसलिए बताता हूँ कि आपका दिमाग खुले। ठीक है, लेकिन फाइनल चीज़ जब मैं आपको पकड़ाता हूँ तो जो खुले हुए दिमाग में वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प कर लेता है वो। ठीक है, और यहीं से चीज़ें खुल जाती हैं, बिल्कुल मतलब मज़ा आ जाता है बात को समझने में, से पढ़ने में। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ पा रहे हो। आइए आज की क्लास स्टार्ट कर दें, और आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए हमको उसको क्लोज करना पड़ेगा, बोर्ड को। और ये रहा आज का, ये कंसेप्ट है आज का। आइए देखो जरा, ये क्या है। ऐसे ये सर्किल के अंदर सर्किल बना दिए, ये क्या बवाल है यहाँ पर, क्या है ये सर्किल के अंदर सर्किल, क्या कंसेप्ट है इसका। तो आप उसको 1 मिनट के लिए, या छोड़ो मैं वहीं समझा देता हूँ। ठीक है, आप इधर देखो, ध्यान से समझना। एक सर्किल, एक त्रिभुज के, एक समबाहु त्रिभुज है ये, और इसके अंदर 3 सर्किल बनाए गए, 3 सर्किल बनाए गए, 3 वृत्त बनाए गए। आराम से समझना, बहुत आराम से समझाऊंगा सारी बातों को। ठीक है ना, चलो। तो एक समबाहु त्रिभुज के अंदर इस तरह से 3 वृत्त बनाए गए, और तीनों वृत्त का जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो क्या होगा। एक्चुअल में ये जो रिजल्ट है मैं भी समझाऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब मेरे साथ 1 मिनट के लिए बने रहो बस। छोटी सी बात है, बहुत आसान तरीके से समझो। अगर मैं आपसे इन तीनों सर्किल में पूछूं कि इसमें तीनों सर्किल जो समबाहु त्रिभुज के अंदर दिख रहे हैं, इसमें अंतःवृत्त कौन सा है,
तो आप सभी जानते हैं कि अंत्यव्रत वो व्रत होता है जो सभी त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच करता हुआ जाता है। अब ऐसा व्रत आपको कहां दिख रहा है? क्या ये अंत्यव्रत है? नहीं, ये 2 भुजाओं को टच कर रहा है, ये 2 भुजाओं को टच कर रहा है, लेकिन ये तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। तो ये है इस बड़े वाले ABC का अंत्यव्रत। तो अंत्यव्रत केवल एक है, यानी इन सर्किल इसमें केवल एक है। और इन सर्किल अगर एक है और इसको अगर मैंने EI पॉइंट बोल दिया, ठीक है, और यहां से मैंने इसको देखा, मान लीजिए D पॉइंट है, ABCD, और अगर मैं पूछूं कि ID की लेंथ क्या होगी, तो ध्यान से समझना, और आप लोग सभी जानते हैं कि ID यहां पर क्या होगा। तो आप कहेंगे ये तो एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या है, और अंतः त्रिज्या क्या होती है? A/2√3। ठीक है, सही है। अच्छा, अब देखो जरा यहां पर एक और गेम, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये मैंने यहां से, चल जा भाई, तो मैंने कहा कि ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से, सॉरी, ये जो दूरी है, मैंने 2 पॉइंट्स को मिलाया यहां पर। मान लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट E है, और मैं बस कुछ नहीं करूंगा, मेरी बात को ऐसे समझो कि अगर मैं इसको इससे मिलाऊं, तो मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मेरे पास ED कितना है। तो आप कहेंगे इसका डबल हो गया ना साहब, ये तो अंतः त्रिज्या हो गई, इस व्रत की त्रिज्या हो गई, ED कहूंगा तो इसका डबल कर दूंगा मैं, क्या दिक्कत है? तो दुगना करूंगा इसमें, जैसे 2 का गुणा करूंगा इसमें, तो 2 कट जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा A√3। अब मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, उसको समझना। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि AI कितना है, AE, A से लेकर E, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना बचा? मेरे पास ये डिस्टेंस कितना बचा? A से लेकर E, ये डिस्टेंस कितना बचा? तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस बहुत आसान चीज है, पूरी हाइट में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस घटा दूं तो मेरे पास A से लेकर E आ जाएगा। और पूरे त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो हम जानते हैं √3/2A होती है। और इसमें से मैं E से लेकर D तक की लेंथ जो कि है A/√3, इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मैं देखूंगा ये क्या बन के आ रहा है। 2√3 अगर मैं इसमें से एलसीएम ले लेता हूं तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 का √3 से गुणा 3A आ जाएगा, और √3 से √3 कट जाएगा तो 1 गुणा करके 2A आ जाएगा, और मेरे पास आ गया आंसर A/√3। यहां पर थोड़ा सा ठहर जाइए, और यहीं से पूरी कंसेप्ट बन गया आपका, और इसको समझने की जरूरत नहीं है। देखो देखो, ये था अंत्यव्रत, और अंत्यव्रत की जो त्रिज्या थी वो A/ कितनी थी? 1 ही है। फिर E से लेकर D तक की लेंथ मैंने देखी, पूरा जो है वो कितना आ गया? A/√3। जब मैंने यहां पर AE निकाला, AE की वैल्यू मेरे पास क्या आई? A/2√3। तो हमने ये देखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि जितना I से लेकर D तक की लेंथ है उतना ही A से लेकर E तक की लेंथ है। जितना I से लेकर E तक की लेंथ, A से लेकर E तक की लेंथ है उतना ही I से लेकर D तक की लेंथ है। ये बात AE जितना है उतना ही ID है, आपके सामने बहुत क्लियर यहां पे नजर आ रहा है। अब समझो एक और पॉइंट, और वहां के बाद ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। हम जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर जो अंतः केंद्र होता है वो केंद्रक भी होता है, वो लंब केंद्र भी होता है, वो परिकेंद्र भी होता है, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब कुछ ये होता है, ठीक है ना। अब सेंट्रोइड भी होता है, ठीक है। अब देखो जरा, जब I, अब मैं लिखूं I इज सेंट्रोइड ऑल्सो, ये क्या है? ये तो मैंने अभी इन सेंटर बोला था, ये सरकम सेंटर भी तो, ये सेंट्रोइड भी तो है ना भाई, ये केंद्रक भी तो है, ये केंद्रक भी तो है, और केंद्रक माध्यिका को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये हम जानते हैं। तो पूरी हाइट यहां से 1/3 हो रही थी, ठीक है। अब यहां से एक चीज को ऐसे देखो, इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है, ये जो रेडियस है जितनी निकली, अब यहां से मैं एक और ट्राइंगल यहां पर आपको दिखाऊं, ठीक है। वैसे इस टर्म की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने एक्स्ट्रा ही बोल दिया,
ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर सकते थे इसको, जैसे ए बी सी मैंने बोल दिया, अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने डी बोल दिया, ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, मान लीजिए एफ है और ये जी पॉइंट है। देखो अब ये वाला ट्राइंगल पूरी हाइट का 1/3 रहा, जो ए ई है वो पूरी हाइट का 1/3 है, सही है। निश्चित तौर पर अगर मैं इस सर्किल की रेडियस निकालूंगा, मान लीजिए कि ये R1 रेडियस है और ये R2 रेडियस है, तो जो R2 रेडियस रहेगी इस AFG, जो AFG है ये भी एक समबाहु त्रिभुज बन गया, और एक AFG जो समबाहु त्रिभुज बना उसके लिए अंतःवृत्त अब की बार ये रहेगा, ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये छोटा सबसे छोटा नहीं रहेगा, मध्यम वाला सर्किल AFG के लिए अंतःवृत्त रहेगा। इस पॉइंट से क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है? जब ये अंतःवृत्त रहा तो ये जितनी भी ऊंचाई है उसका 1/3 ये रहेगा। तो जितनी भी R2 AE है, जो AE है वो 1/3, सॉरी जो R2 है यहां पर वो क्या रहेगा, 1/3 ऑफ AE रहेगा, सही है, ठीक है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? जितना AE है उसका 1/3, सॉरी जितना जो R2 है वो 1/3 ऑफ AE रहेगा, ठीक है। तो यहां से मैंने ये चीज देखा, देखो ये जो ID था पूरी ऊंचाई का 1/3 था, सही है, और ये R2 है AE का 1/3 है, और AE किसके बराबर है, AE का 1/3 है, और AE किसके बराबर है, ID के बराबर है, अर्थात R1 के बराबर है। आप मेरी बात को ऐसे समझे, R1 और AE बराबर है, और ये जो रेडियस है वो इस ID के तिहाई हो रही है, यानी इस R2 जो है इसके तिहाई हो रही है। तो आपने ये समझा कि इस सर्किल का जो इन रेडियस है इसका तिहाई भाग इस सर्किल के इन रेडियस होगी, और सेम कंसेप्ट ऊपर वाला लगेगा। अगर मैं इसको एक ट्राइंगल बना लूँ तो, ये एक नया ट्राइंगल बना लूँ तो इसकी त्रिज्या का तिहाई भाग ऊपर वाले की त्रिज्या रहेगी। मान लीजिए कि R3 इसके रेडियस है, और R3 क्या रहेगा, ये जितनी भी ऊंचाई है इसका 1/3 रहेगा, और ये जितनी भी ऊंचाई किसके बराबर होगी, वो इस ऊंचाई के बराबर होगी। तो त्रिज्याएं क्रमशः समबाहु त्रिभुज के अंदर 1/3 होती चली जा रही हैं। त्रिज्याएं क्रमशः समबाहु त्रिभुज के अंदर 1/3 होती चली जा रही हैं, 1/3 होती चली जा रही हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट में किसी बच्चे को भी दिक्कत है तो वो मुझसे सवाल कर सकता है, और अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है ना भाई। आसान चीज़ थी, कुछ बात नहीं थी। अगर ये सारी टर्म आप समझ गए हो तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको ऐसे समझाता हूँ, ये सब चीज़ को हटाइए यहाँ से। ऐसा कोई भी चीज़ अपने ऐसे फिगर जब आपके पास आए, एक समबाहु त्रिभुज में कितने भी वृत्त बना लो, 3 बने हैं, आप 30 बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सर्किल की रेडियस 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 होती चली जाएगी, बस खत्म बात, सही है। ये बात समझ में आ गई? क्यों होता है आपने समझा? कोई बड़ी चीज़ नहीं। देखो ये इसकी जो इन रेडियस है, समझना जरा, इसकी जो इन रेडियस है पूरी हाइट का 1/3 है, पूरे का 1/3 है, सही है। और इसकी इन रेडियस इस हाइट का 1/3 है, और ये हाइट किसके बराबर है, इसके बराबर है, अर्थात इसकी जो इन रेडियस है वो यानी अंतः त्रिज्या है वो इसकी 1/3 रहेगी, बस बात खत्म यहां से, सही है। और सेम चीज ऊपर चलेगी। अगर आप यहां पर देखें तो जितना भाग ये है उतना ही भाग ये है, ठीक है। इसकी जो इन रेडियस रहेगी वो इसके 1/3 रहेगी, इसके 1/3 रहेगी, और ये किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, बात खत्म। आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और जितने भी मैं यहां पर ऐसी लाइन खींच के ये सर्किल, ये ट्राइंगल बना रहा हूं, ये सारे समबाहु त्रिभुज ही बनेंगे। किसी भी समबाहु त्रिभुज, जैसे आप ये लाइन खींची, पैरेलल लाइन खींची इसके, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये पूरा समबाहु त्रिभुज बनेगा। फिर ये इसके समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, ये सभी समांतर रेखाएं हैं, तो ये 60-60, ये सभी, जैसे ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, उससे बड़ा वाला त्रिभुज, ये सभी समबाहु त्रिभुज ही हैं। बात समझ में आ गई? तो कंक्लूजन ड्रॉ जो मैंने किया वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया
तो निष्कर्ष पे सीधे बात कर लें। हमने ये कहा R1 सबसे बड़े वाले वृत्त का, मध्यम वाले का R2 और छोटे वाले का R3। इसका जो सबसे बड़े वाले का रेडियस जो है पूरी हाइट का 1/3 था, सही है। उससे मीडियन वाले का 1/3 का भी 1/3 था, इसका मतलब 1/9 था। ये एक काम करो, अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो ये 1/3 हो जाएगा और इसका भी 1/3 सबसे छोटे वाले हो जाएगा, यानी 1/9 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 9, 3 और 1 का रेशियो नजर आएगा और ये सवाल का जवाब है। लेकिन अगर आगे से ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा अच्छी तरह से बन जानी चाहिए, छप जाना चाहिए, बात खत्म। तो इस मुद्दे की बात ये थी कि सभी तीनों वृत्त के अंदर बड़े वाले ट्रायंगल के लिए अंतःवृत्त कौन सा उसको पहचानिए और कहानी उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। बात समझ में आ रही है? आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, ये सवाल एसएससी सीजीएल 2017 की मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सवाल मेंस में पूछा गया, प्री में पूछा गया, उससे मतलब नहीं, सवाल होना चाहिए बहुत तेजी से। कुछ भी नहीं है सवाल में। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर दो आपके पास अंतःवृत्त दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। छोटे वाले की जो रेडियस है वो 4 है और बड़े वाले का जो रेडियस है, इन रेडियस, वो कितनी है? 12, सही है। और आपसे पूछा गया है त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की भुजा बताइए कि समबाहु त्रिभुज से कनेक्ट करने वाला यानी सब जो सर्किल है वो कौन सा? ये ऊपर वाला, इस ट्रायंगल से कनेक्ट करने वाला जो सर्किल है वो ये तो नहीं है, ये है, यही अंतःवृत्त है। ये अंतःवृत्त नहीं है क्योंकि सारी भुजाओं को टच करता हुआ यही वृत्त है, यही इन सर्किल है, सही है। तो मुझे इन सर्किल की रेडियस आपको दी गई 12 सेंटीमीटर। ये 12, ये 4 है। डेफिनेटली अभी आपको समझाया भी गया है कि रेडियस तिहाई होगी। ये डेटा नहीं भी देता कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि आप गलत रास्ते से चलकर इसके आंसर को दूर ले जाएं, ठीक है, मतलब समय ज़्यादा लगा है, ठीक है। और आपको ये बात समझ में आ गई कि ये अंतःवृत्त एक ही है उसमें, और अंतःवृत्त का जो एरिया जो होता है अंतःवृत्त, ठीक है, आप चाहो तो जो तरीका बताया आप उसको अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फार्मूला भी है आपके सामने। आप जानते हो कि अगर मैं अंतःवृत्त का रेडियस यानी इन रेडियस ऑफ सर्कल निकालूं तो मेरे पास आएगा 12 और मैं क्रॉस गुणा कर दूं तो मेरे पास आएगा 24 गुणा। ये भुजा ही तो पूछी गई थी। बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था इस सवाल का आंसर। मेरी बात समझे? गेम समझ में आ गए क्या है? आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल समबाहु त्रिभुज के लिए लेते हैं। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या बोला गया था? ABC एक समबाहु त्रिभुज है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 वृत्त एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत बने हैं। परिगत करता है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज इन सभी वृत्त को परिगत करता है, यानी सर्कमस्क्राइब करता है, ठीक है। अच्छा, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इसका पेरीमीटर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, बोला गया है 1-1 सेंटीमीटर की ये सारे सर्किल हैं। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। किसका? सर्किल का नहीं, समबाहु त्रिभुज का, जिसके अंदर ये रखे हुए। तो आपको ऐसे देखना है, इसको जरा देखो, यहां से लेकर ये जो लेंथ है, रेडियस, वो कितनी है? आपने कहा 1 है। तो मैंने कहा ये इस बीच वाले सर्किल के देखो, ये 1 है और ये भी 1 है, तो कुल मिला के 2 हो गई। अगर मैं इसको इससे टच कराऊं तो फिर 1 और बढ़ गई। कुल मिलाकर अगर मैं इस पोर्शन को देखूं और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये पूरा 4 हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 4 हो गई। और सेम चीज़ हर जगह अप्लाई होगी। मतलब अगर मैं इन दोनों इनके सेंटर्स को मिलाऊं तो ये भी 4 होगा और इसके सेंटर्स को मिलाऊं तो ये भी 4 होगा। अब ये 4 कौन सा? ये वाला 4, ये 4 सेंटीमीटर और डेफिनेटली ये भी 4। तो 4 4 4 12 हो गया। लेकिन अभी समबाहु त्रिभुज का कुछ भाग बाकी है, उस भाग को जरा समझो। वो भाग ये है कि अभी आपके पास ये चीज़, ये डिस्टेंस गायब है, इसको जरा और निकाल लो। कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस, एक कोने का ये डिस्टेंस निकालो। और ये कैसे निकलेगा जरा बात को बहुत अच्छी तरह समझना जरा ध्यान से। आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गई रेडियस जो कि 1 सेंटीमीटर दी गई है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपने यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जो यहां मिलेगा आगे, ठीक है।
अब समझो कि ये वाला जो एंगल है वो, देखो मैंने एक काम करता हूँ, मैं इसको m बोल देता हूँ, इसको m बोल देता हूँ, इसको o बोल देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इस ट्राइंगल को अलग निकाल लेता हूँ और आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, सही है, यही ट्राइंगल था a m और o। अब साहब ये तो है 30 डिग्री, ये एक है, सही है, ये एक है, ठीक है, और ये मुझे नहीं पता क्या है, और मेरा काम यही है ए से लेकर एम निकाल लो। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप, मैं कहूं कि ए एम आप निकालो, तो आप निकाल नहीं पाओगे क्या? आप निकाल पाओगे, कैसे निकालोगे? आज से मैं कहूं कि 10 30 की वैल्यू क्या होगी, मुझे पता कि एंगल मुझे पता है, परपेंडिकुलर एक है, बेस मुझे चाहिए, लंब और आधार का संबंध 10 में होता है, इसलिए मैंने इस रिलेशन का इस्तेमाल किया। नहीं तो आप ये जानते हो √3 और 1 का रेशियो होता है, अगर वो पता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने एक लाइन लिख दी आपके समझाने के लिए। तो क्या हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस है ए एम, ठीक है। ये डिस्टेंस 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो ए एम मेरे पास क्या आ जाएगा। देखो मैं एक एक स्टेप यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप ये स्टेप लिखो, क्योंकि ये मैं पूरी फाउंडेशन से सारी बात इस बैच में पढ़ा रहा हूँ, और यही मेरा तरीका भी है, मैं फाउंडेशन से ही लेकर आपको आगे तक ले जाता हूँ, ठीक है। तो बात बहुत छोटी भी होती है, और जब छोटी बात समझ जाते हैं तो उसको एक स्पीड अप दे दिया जाता है कि आप इस तरह से देखो, ठीक है। तो मेरे पास ए एम आ गया √3। वैसे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेज आपने मेरी अटेंड की हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर ये 30 डिग्री है तो इसमें रेशियो क्या होता है, ठीक है ना, ये 1, ये √3 ही रहेगा, ठीक है। ये तुरंत आपको इसको फिगर से देख लेना चाहिए कि भाई ये 30 डिग्री है, एक है, ये 3 रहेगा, 1 3 1 2 3, ये तो रेशियो होता है, तो 3 रहेगा, ठीक है ना, 3 के ऊपर √3 रहेगा। तो खैर नहीं मालूम तो एक, ये आपने जिनको नहीं मालूम ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ी है जिन्होंने, वो ऐसे समझ लें। आइए, तो मेरे पास ए एम की वैल्यू आ गई √3। जब मेरे पास ए एम √3 आ गया, तो मैं कहूँगा जितना ए एम है ना भाई, ये मेरे पास क्या आया √3, जितना ए एम है ना, क्या उतना ही ये डिस्टेंस, मान लीजिए m, इसको n बोल दिया, तो जितना मेरे पास ए एम है उतना ही मेरे पास ए एन रहेगा, क्योंकि एक वृत्त को अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचती हैं वो आपस में बराबर लेंथ रखती हैं, सही है। तो ये ए एम और ए एन इस सर्किल के लिए टेंजेंट्स का काम करेंगी, तो ये आपस में बराबर होंगी। जब ये आपस में बराबर होंगे तो इन सभी की वैल्यू √3 रहेगी। तो आपको मेरी बात ऐसे समझ में आ जानी चाहिए कि भाई साहब ये √3, ये डिस्टेंस, ये √3, क्योंकि सेम चीज़ इस सर्किल के साथ भी अप्लाई होगी, √3, ये √3। अब आपके सामने पूरा राइट एंगल, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल तैयार है। आप इसको सबको जोड़ दो, आपके पास पेरीमीटर तैयार है। तो परिमाप निकालने के लिए पेरीमीटर लिखते हैं। परिमाप सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। ये 4 कितनी बार आया, 4 × 3 12, ये हो गया, प्लस √3 कितनी बार आ रहा है, √3 6 √3 आ रहा है। आप इसमें से 6 को कॉमन ले लो, आपके पास आंसर बचेगा 2 + √3 अंदर बचेगा, और ये मेरा आंसर है। कहाँ लिखा है, कहानी समझ में आ गई। तो इस तरह से अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर ये सर्किल्स आपको दिखाई दें, ठीक है, तो आपको इसका इस्तेमाल कर लेना है। और मुद्दे की बात ये है कि जब मैंने इसको ऐसे मिलाया तो ये इन सेंटर, ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, सही है। और ये पूरा ये 30 कैसे हुआ, कुछ बच्चों की ये भी दिमाग में आएगा, कभी कभी स्किप कर देते हैं, तो कोई ये एंगल 60 डिग्री का होता है तो 30 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। सही है, इतनी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए सवाल को कीजिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल पे बेस्ड ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बोल दिया गया, ABC एक समबाहु त्रिभुज है,
और इस समबाहु त्रिभुज में आपसे पूछा गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या रहेगा, इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या रहेगा। आसान चीज़ है, कर सकते हो आप लोग। समबाहु त्रिभुज जैसे ही इसको बोला, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि ये 60 डिग्री रहेगा, ये 60 डिग्री रहेगा, ये 60 डिग्री रहेगा, और मुद्दे की बात आपको यहीं से समझ में आ जाए। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए जो शेडेड पोर्शन है वो कैसे निकलेगा, आपको दिख रहा है ये पूरा सेक्टर, और सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दो। आसान सवाल था बहुत ज़्यादा, आप लेकिन कीजिए, चलो सॉल्व। तो एरिया ऑफ सेक्टर, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, ए बी सी एक वृत्तखंड है, इस पूरे का एरिया आप निकालेंगे। पहले इस पूरे का, ये पूरा एरिया का आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, कुछ दिया गया है क्या? वृत्त का व्यास 24 है, तो इसकी त्रिज्या 14, सॉरी वृत्त का जो व्यास है वो 28 है, तो त्रिज्या क्या रह जाएगी, 14। तो मैंने यहां पर देखा, इसको मैंने लिखा 14 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60 डिग्री का कोण है, 360, सॉरी 60/360। इस पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, और इसमें से मुझे माइनस करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है, 14, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वृत्त की वही समबाहु त्रिभुज की भुजा है यहाँ पर, और जो कि 14 है, 14। तो मैं 14 का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और जो भी आएगा वो मेरा आंसर है। सिंप्लीफाई कर दो, आपको 1/6 आ जाएगा, 14 का स्क्वायर कॉमन ले लेना, 22/7 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 कॉमन आ जाएगा, 22/7 पाई को लिख दिया, और यहाँ से आ जाएगा √3/4। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो और बताओ आंसर क्या है। ठीक है ना, आंसर इसका ये आ जाएगा। ठीक है, कई बार सवाल कराया हुआ तो मुझे पता है इसका आंसर। ठीक है, चलो खैर सही है, चलो समझ में आ गया, कुछ खास नहीं था, आसान चीज़ थी। आगे इस सवाल को देखो, ये सवाल आपके मेंस एग्जामिनेशन में आया है, लेकिन मेंस जैसी इसमें कुछ बात मुझे लगती नहीं है। ठीक है, मैं वही कहता हूँ कि आप ये एमटीएस में भी आ सकता है, ये ग्रुप डी में भी आ सकता है। ठीक है, ये 17 की मेंस एग्जामिनेशन में आया था। ठीक है, बोला गया एक दी गई आकृति में पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। एस तथा टी क्रमशः भुजा पी क्यू तथा पी आर के मध्य बिंदु है। एस और टी क्रमशः पी आर और पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताएं। ये छायांकित भाग चाहिए आपको। बहुत सारे लोग इसमें बड़ी गलती कर देते हैं, सीधे कहेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे ट्रायंगल का 1/4 हो जाएगा। ये गलत बात है। ठीक है, कुछ बात ऐसे समझो, और ये सेंट्रॉइड में, मीडियन में मैंने ये पूरा गेम आपको अच्छी तरह समझाया है। जैसे ही वो बोलेगा ये मिड पॉइंट है, एस किसका मिड पॉइंट है, पी क्यू का। जैसे ही बोलेगा टी किसका मिड पॉइंट है, पी आर का। और मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले जो रेखा जो शीर्ष से खींची जाती है वो मीडियंस का काम करती है। ये माध्यिकाएं हो गई मीडियंस। तो मैंने कहा अब और क्यों पीछे रहे, एक काम और मैं इसको समझाने के लिए कर देता हूँ कि मैंने एक और मीडियन यहाँ पे खींच ली। चलो आपको समझाने के लिए, मीडियन हमेशा मध्य बिंदु पे गिरेगी, सही है। और किसी भी ट्रायंगल की जब 3 मीडियंस होती हैं, आप इसको ऐसे समझो, किसी ट्रायंगल की 3 माध्यिकाएं होती हैं, 1, 2 और 3। त्रिभुज को एक माध्यिका एक मीडियन ट्रायंगल को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, और 3 माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। तो 6 बराबर पार्ट्स कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पार्ट्स हैं, सही है। अब मुझसे पूछा गया है कि बताओ इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मुझसे ये पूछा जाए इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस वाले पार्ट के अंदर कौन सा, मैंने कहा इस वाले ट्रायंगल, इसका एरिया क्या रहेगा। तो इसमें 2 ट्रायंगल आ रहे हैं, 2, और पूरे ट्रायंगल कितने थे, 6, 2/6 का मतलब 1/3, ये 1/3 रहेगा। ठीक है, पूरे ट्रायंगल के सापेक्ष। अब सेम चीज यहां पर आपको उसको ऐसे देखो, 1 मिनट के लिए रुको जरा। ठीक है, थोड़ा कैमरा बंद होने की पोजीशन पे आ गया था, स्विच लगा नहीं था और बैटरी उसकी डाउन हो रही थी, अभी बंद हो जाती क्लास। ठीक है, चलो बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर गेम केवल ये है
कि आप इस ट्रायंगल को जो देख रहे हो, ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया पूरे ट्रायंगल का 1/3 होगा। बात खत्म। और पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, आप यहाँ से निकाल लो। जिसकी एक समबाहु त्रिभुज है और इसका एरिया √3/4 A² 12 × 12, ठीक है, 3 36 √3। लेकिन इसका 1/3 करना भी बाकी था। ये तो पूरे ट्रायंगल का आया। जब मैं इसका 1/3 भी करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 12 √3। आई होप इट इज क्लियर। 12 √3। बताओ भाई, समझ में आया? क्वेश्चन देखे वो फसाद कभी कभी एग्जामिनर ऐसा देता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दी गई है, ठीक है। और आपसे छायांकित वाक्य कभी कभी क्या पूछेगा, मान लो चलो मैं ही आपसे पूछ लेता हूं एक सवाल कि बताओ इसका एरिया क्या रहेगा। तो ये मीडियन जो मैंने केंद्रक आपको पढ़ाया है ना, सेंट्रॉइड, उसका सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखो जाके। ये पूरी कहानी बताई, ये ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल का 1/12 भाग रहेगा, ठीक है। मैं पूछूं ये वाला एरिया क्या रहेगा, फिगर ऐसे बना देगा, कभी कभी इतना कंफ्यूज कर देगा, आपसे कहेगा ये एरिया क्या है। कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 1/3 है, 1/3 है, सॉरी 1/6 है। आपसे पूछेगा ये एरिया क्या है कि 1/6 है भाई साहब, सही है, आसान चीज़ है। आपसे पूछेगा ये एरिया क्या है तो 1/3 है, लेकिन आपको ऐसे फिगर में दिखाई नहीं देगा, अब गलती कर दोगे, ठीक है। आसान चीज़ है। सेंट्रॉइड का सेकंड पार्ट वीडियो कंप्लीट कीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें समझाई गई, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में जो सवाल आपसे कराए गए, मुझे लगता है कि समबाहु त्रिभुज के कंसेप्ट को समझाने के लिए सवाल ठीक थे, सफिशिएंट थे। और बाकी के प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको कीजिए, जो तरीके बताए गए उसको आप अप्लाई कीजिए, और यहाँ से समबाहु त्रिभुज को हम खत्म कर देते हैं, सही है। अपने जो सवाल हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है मुझे भेजिए, मैं आपको लाइव क्लास में उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ तक सभी बच्चों की बात क्लियर हो गई होगी, और इसको मैं फिर आगे बढ़ाऊँ और आगे की बात आपको आज ही समझा देता हूँ, क्योंकि समय हमारे पास है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे इतना ही रखो। अब चलते हैं अगले ट्रायंगल की ओर। तो अगले ट्रायंगल का प्रेजेंटेशन यहाँ मौजूद है क्या, वो मुझे देखना पड़ेगा। इसमें नहीं है, फिर दोबारा लेना पड़ेगा। एक काम करो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। आइए, क्या पढ़ा दिया जाए आगे। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल का और कोई सवाल? ठीक है, समद्विबाहु। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक, कैसा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल?
एक साइज आइसोसेलेस ट्राइंगल, यार ये राइट यहाँ पर इस बोर्ड में विजिबिलिटी उतनी है नहीं, कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ इसका भाई, रुको 1 मिनट के लिए। कलर ब्लैक ही रहने देते हैं। बात हम लोग कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की। सही है। एक समद्विबाहु त्रिभुज से मतलब ये होता है कि इसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। सम द्विबाहु, द्वि से मतलब 2, बाहु से मतलब भुजाएं, सम से मतलब बराबर, ठीक है। आइए एक ऐसे फिगर की भी चर्चा करें। तो ये मैंने ले लिया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ABC एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। डेफिनेटली समद्विबाहु से मतलब ये है कि इसकी 2 बराबर भुजाएं होंगी। तो ध्यान से समझो, अगर ये साइड A है, ये भी साइड A रहेगी, और ये साइड भिन्न हो गई, इससे अलग रहेगी। निश्चित तौर पे 2 बराबर भुजाएं होने के कारण तीनों बराबर भुजाएं नहीं हैं, तो आप इसके एंगल को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये 60 और 60 रहेगा। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो जो 180 एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो सभी कोणों पर। लेकिन समद्विबाहु में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक साइड अलग पड़ गई, ठीक है। तो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, 60-60 जरूरी नहीं कि 60-60 के यहाँ रहेंगे, ठीक है ना, बात समझे, ठीक है ना। मतलब सभी कोण 60-60 इसमें रहने के संभावना ही खत्म हो गई। अब आओ आगे। तो 2 बराबर भुजाओं की ये हमने बात की, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु होता है। एक चीज हमने देखा, लेकिन ये 60-60 तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये जितने भी कोण रहेंगे वो बराबर रहेंगे, जो भी रहेगा वो बराबर रहेगा, क्योंकि 2 बराबर भुजाएं हैं, बराबर साइड्स हैं। जो भी बेस होगा, जो उनका जो बराबर साइड्स हैं, तो डेफिनेटली वो बेस से जितनी दूरी एक साइड चल के जाएगी और दूसरी साइड भी उतनी ही दूरी तय करके बेस से मिलेगी जाके, तो बेस के साथ जो कोण बनेगा वो बराबरी बनना है, ठीक है। ये दोनों बराबर कोण बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्यों समझाई, जो चीज़ अभी मैंने समझाई, मान लीजिए कि आप बेस रखते हो, आप एक साइड को छोटा कर देते हो और एक साइड को बड़ा कर देते हो, तो बेस से अब ये ज़्यादा झुकाव हो गया, इसका कम झुकाव रहा, तो डेफिनेटली ये एंगल अलग अलग होने हैं। अब मैं कहूँ कि बराबर साइड ले लो, तो बेस के साथ जितनी दूरी तय करके ये मिलेगी उतनी दूरी तय करके ये मिलेगी, तो ये इसका एंगल बराबर बनता है। तो रटो नहीं, चीज़ों को समझो, ठीक है ना, क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब मैं इसके एरिया पेरीमीटर की बात करता हूँ, तो पेरीमीटर तो आसान है, परिमाप सभी भुजाओं को जोड़, लेकिन एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी इसे, सही है। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और मैंने कहा कि ये हिसाब इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या होती है, जस्ट परपेंडिकुलर होती है। और आपको ये ध्यान में रखना है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 2 बराबर भुजाओं के मध्य से गिरने वाली ये तो ऊंचाई हो गई, और लेकिन 2 बराबर भुजाओं के मध्य से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो वो माध्यिका का काम भी करेगी। मतलब ये जो ऊंचाई है, ये आपने खींचा, तो ये आपने कहा ये हाइट मैंने खींचा, ये इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है, एल्टीट्यूड है यानी ऊंचाई है। लेकिन यही चीज मीडियन यानी माध्यिका भी रहेगी। और यही चीज आपका एंगल बाइसेक्टर भी रहेगी, यानी कोण समद्विभाजक भी रहेगी, यानी जो शीर्ष का कोण है वो बराबर बराबर पार्ट्स में दोनों डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 80 है तो 40-40 में डिवाइड हो जाएगा, कोण समद्विभाजक रहेगी। और यही चीज आपका बाकी क्या बचा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
यानी लंब समद्विभाजक भी रहेगी। सही है। चूंकि ये सारी जो लाइन है वो ये सभी, अगर मैंने ऊंचाई खींची तो वो सभी का काम करेगी। ऊंचाई तो सामने वाली भुजा पे सीधा परपेंडिकुलर रहेगा। ये परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी क्योंकि माध्यिका भी है। ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो कोण समद्विभाजक भी होगा, तो ये एंगल को भी दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और लंब समद्विभाजक भी होगा कि अगर मैं मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचूं तो जाके ये मिड पॉइंट से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, मिड पॉइंट से जस्ट से परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है, ये उसका भी काम करेगा। बात ये है कि ये सारी चीज़ें जब मैंने आपको समझाई यहाँ पर तो आपको ये बात समझ में आ गई हुई कि ये सारी जो एल्टीट्यूड जहाँ से निकलता है वो ऑर्थो सेंटर होता है, मीडियन जहाँ से निकलता है वो सेंट्रॉइड होता है, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक जहाँ से गुजरता है वो अंतः केंद्र होता है, और लंब समद्विभाजक जहाँ से निकलता है वो परिकेंद्र होता है। तो निश्चित तौर पर ये भुजा जो है वो जितने भी सेंटर से होके, ये सभी इन्हीं सभी सेंटर से होके जा रही होंगी। लेकिन आपको ये समझना है यहाँ पर ये सारे जो सेंटर होते हैं वो एक जगह केंद्रित नहीं होते हैं, ठीक है, ये एक लाइन पर स्थित होंगे, ठीक है, ये कोलिनियर रहेंगे यहाँ पर। ये सारे जो सेंटर है, सरकम सेंटर, ये सारे जो सेंटर हैं, ये सारे जो सेंटर हैं, सरकम सेंटर, इन सेंटर, जितने सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, ये सभी जो सेंटर हैं वो कोलिनियर रहेंगे, यानी एक ही संरेखीय रहेंगे, एक रेखा पर स्थित रहेंगे, लेकिन एक जगह नहीं होते हैं, ठीक है। उसका कारण ये तीसरी लाइन इसके बराबर नहीं है। और तीसरी लाइन को अगर इसके बराबर कर दिया जाए तो वो पहली वाली कंडीशन समबाहु त्रिभुज जैसी बन जाती है। और जब समबाहु त्रिभुज जैसी कंडीशन बन जाती है और तीनों भुजाएं जब बराबर हो जाती हैं तो ये सारे बिंदु एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जो अभी हमने पढ़ के आए, पूरा समबाहु का पूरा काम खत्म करके आए, जो समझे बात को, सही है। अब देखो ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए ये ए है और बी है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करूं, ये परपेंडिकुलर है तो निश्चित तौर पर ये ऑर्थो सेंटर से होके जाएगा, गुजरेगा, क्योंकि ये वाला परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर को ऑर्थो सेंटर पे ही काटेगा, लंब केंद्र पे ही काटेगा। ये केंद्रक पे काट दिया तो ये माध्यिका का काम करेगी, लेकिन ये माध्यिका नहीं होगी। आप परपेंडिकुलर खींचोगे तो परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि दो अलग अलग भुजाओं के शीर्ष से आप एक लाइन खींच रहे हो। तो अगर परपेंडिकुलर है तो वो परपेंडिकुलर ही है, वो मीडियन नहीं है। ये सारे जो चीज हैं वो एक कब हो जाती हैं, जब दो बराबर भुजाओं के मध्य से आप लाइन खींचते हो। अगर आप यहां से कोई लाइन खींचोगे, मान लीजिए ऐसी लाइन खींचो जो माध्यिका है, तो वो माध्यिका ही है, वो परपेंडिकुलर नहीं है। अगर एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो वो एंगल बाइसेक्टर ही है, वो बाकी चीज नहीं है इनमें से। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के मध्य से अगर आप कोई भी लाइन खींचते हो, वो जो लाइन है वो इनमें से कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन दो भिन्न भुजाओं के मध्य से कोई लाइन खींचते हो तो जो लाइन जो आपने खींची जिस पर्पज से, वो लाइन वही है। अगर आप परपेंडिकुलर खींचोगे, एल्टीट्यूड खींचोगे, त्रिभुज की ऊंचाई निर्धारित करोगे तो ऊंचाई है वो माध्यिका नहीं बन पाएगी, यानी सामने वाली भुजा को बराबर पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर पाएगी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सारे जो केंद्र रहते हैं वो रहेंगे तो इस लाइन पर, लेकिन एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होंगे। इतना अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और समद्विबाहु की कुछ और बात करता हूं। देखो समद्विबाहु त्रिभुज, ये मान लीजिए ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। मैंने जस्ट आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर सामने वाली साइड्स को, सॉरी ए बोल देता हूं मैं, बराबर है ना, और इसको बी बोल देते हैं।
तो हम ये जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर तो मैंने खींचा, लंब तो मैंने इसके ऊपर खींचा, लेकिन ये ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको, ये ऊंचाई सामने वाले भुजा को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये हम जान गए। तो ये b है, तो ये यहाँ से लेकर ये b/2 हो जाएगा और ये भी b/2 हो जाएगा। सही है। ये d मान लीजिए यहाँ पर परपेंडिकुलर था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी हाइट क्या रहेगी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की ऊंचाई क्या रहेगी, a से लेकर d, ये ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। तो आपने कहा इसको निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल कर दें। AD बराबर निकालेंगे कैसे? रूट लगाएंगे a का स्क्वायर पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए, और ये b/2 का होल स्क्वायर लिखूंगा मैं, या b²/4 कर दूं क्या? तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये कुछ ऐसा आएगा, √4a² - b²/4। 1/2 को कॉमन लेते हुए √4a² - b², ये आ जाएगा। सही है। अगर मैं एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया, तो एरिया के निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं। 1/2 बेस कितना है इसका? b है, और हाइट कितनी है इसकी? ये अभी हमने निकाली, 1/2 √4a² - b²। मैं इसका मल्टीप्लाई करा दूं तो ये मेरे पास एक फार्मूला भी बन गया, b/4 √4a² - b²। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे, फार्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग अलग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये फार्मूला आपने जनरली, हम एनसीईआरटी जब या बेसिक बुक जब पढ़ते हैं 7th 8th क्लास में, तो ये फार्मूला हमारे पास लिखा होता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्षेत्रफल ये ऐसे निकलता है। ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी निकल जाएगा काम, क्योंकि हम सभी ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये जो जनरेट हो रहा है वो भी तो 1/2 बेस इंटू हाइट से ही हो रहा है, क्या दिक्कत है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाए तभी तो ये बना। सही है। तो एरिया ये होता है। पेरीमीटर आप सबको जोड़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अंतर त्रिज्या परित्रिज्या निकालने के लिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो गेम है वो नहीं करेंगे। अंतर त्रिज्या परित्रिज्या निकालने के लिए यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो भी मैं समझाऊंगा आपको, वो इस्तेमाल करनी है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गई होगी। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो राइट एंगल बनता है, ये राइट एंगल बड़ा अच्छा काम करता है। ठीक है ना। राइट एंगल बनते ही हम ये राइट एंगल है, हम इतने पार्ट को सॉल्व करते हुए, और एरिया और कभी एरिया पेरीमीटर की कभी बात की जाए तो हम इन फार्मूले के झंझट में यहाँ पे भी नहीं पड़ेंगे, हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ट्रिपलेट्स। और ट्रिपलेट्स अप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिखाई दे रहा है, और जब राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा तो हम ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल करेंगे और सवालों को जल्दी करेंगे। ठीक है। और जितने भी सवाल आपके एसएससी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, उन सवालों को आप आराम से बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। लेकिन ये सवाल मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। ठीक है। ठीक है। क्योंकि सवाल अभी यहाँ पे असाइनमेंट में मौजूद नहीं है। ठीक है। कल की क्लास में करेंगे। और इतना ये बेसिक सी मैंने आपको बता दी, परिचित मैंने करा दिया है, क्योंकि मैं कल जब आऊँगा तो सीधे इसके सवालों पर मैं बात करूँगा। ठीक है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर छोड़ता हूँ मैं। ठीक है। कल मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ऑडियो वगैरह का अगर इशू आ रहा है तो उसको वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चलिए, टेक केयर, थैंक यू। और पढ़िए, कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी।